हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र नाथ टाइगर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है मेंस आंसर राइटिंग 2020 का, उसका आज टेस्ट नंबर 8 था। पेपर फर्स्ट पार्ट भी चालू हो चुका है, उसका आज टेस्ट 8 था। तो आइए जल्दी से हम आज के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन क्या क्या थे। तो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 लाइनों में देने थे। तो इसमें ए नंबर का जो क्वेश्चन था, मध्य भारत के पठार की अवस्थिति को बताना था। बी नंबर का जो क्वेश्चन था, उसमें मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली वन संपदा को बताना था। ठीक है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली वन संपदा कौन कौन सी, या वनोपज लिखनी थी। और बघेलखंड के पठार के प्रमुख कोयला क्षेत्रों को लिखना था। ये तीसरा क्वेश्चन था। फिर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इसको 50 शब्दों में लिखना था, 5 से 6 लाइनों में लिखना था। आयोग के अनुसार 5 से 6 लाइन, हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन। तो आपको भी 7 से 8 लाइन में लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है। और फिर दूसरा था, मालवाई पठार के प्रमुख पर्यटन स्थलों को बताना था। तीसरा जो क्वेश्चन था वो 2 शब्दों में लिखना था। इसमें जो क्वेश्चन था वो था, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया। तो जो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को बताना था भाई, कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके जो उत्तर लेखन का जो समय था वो 25 मिनट था। 25 मिनट के अंदर अंदर आपको सारे क्वेश्चनों को क्या करना था, हल करना था। और जो लोग, मैं आज भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ, जो लोग 25 मिनट के अंदर कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे और मेंस में जो वही लिखेंगे अच्छा। और मेंस में उन्हीं का समय पर क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। आपको टॉपिक डाल दिए जाते हैं, आपको ग्रुप में टॉपिक डाल दिए जाते हैं, आपको सब कुछ दे दिया जाता है, मटेरियल दे दिया जाता है। और जो मटेरियल आपके घर में अवेलेबल उसका भी यूज करो। ठीक है। और मटेरियल यहाँ से डाला जा रहा है, उसको याद करो। याद करने के बाद इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से हमारे आंसर थे। तो सबसे पहले अवस्थिति बतानी थी। सबसे पहला क्वेश्चन था 3 मार्कर में, मध्य भारतीय पठार की अवस्थिति बतानी थी। देखो मैं किस प्रकार बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक बीच में ऐसा बॉक्स बना दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया अवस्थिति, ये लिख दिया, ये ऐसे मैंने ये डायग्राम बना दिया ऐसे। तो अवस्थिति आप इस प्रकार से बता सकते हैं आप कि आप अक्षांशी विस्तार बता दो, आप देशांतरी विस्तार बता दो, आप स्थिति बता दो। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अक्षांशी और देशांतरी विस्तार जो है वो याद करना हर पठार का बहुत कठिन काम होगा। आप अक्षांशी और देशांतरी विस्तार हर पठार का क्या कहते हैं वो करोगे, मान लो याद करोगे, तो बड़ा मुश्किल वाला काम है ये। तो इससे अच्छा हम लोगों ने अवस्थिति का सोचा कि अवस्थिति इस प्रकार से बता देते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछेगा ये अवस्थिति वाले क्वेश्चन। तो मध्य भारत के पठार का देखो मैं किस प्रकार से बता दूँ अवस्थिति को। तो मैं लिखता हूँ इसके उत्तर में गंगा का मैदान। ये उत्तर लिखा ना, उत्तर मतलब यहाँ पे लिखना था ये नॉर्थ। तो उत्तर में क्या है, ये गंगा का मैदान है। यहाँ पर नॉर्थ बना दिया, यहाँ पर एस बना दिया नीचे। ठीक ना, एस आप समझ जाए, एस बना है वो। तो ये एस, फिर से कोशिश करता हूँ, ये एस बना है। ठीक, वो बन नहीं पा रहा है। तो उत्तर में मैंने बता दिया गंगा का मैदान है। ठीक ना, नॉर्थ में। फिर मैंने बता दिया क्या, इसके जो पूर्व में मैंने बता दिया गंगा यमुना का मैदान है। आप देखोगे मध्य भारतीय पठार को, तो उसके पूर्व में गंगा यमुना का मैदान है। और मैंने इसके पश्चिम में बता दिया अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भी है, राजस्थान भी, आप चाहो जो बता दो, राजस्थान बता दो, राजस्थान बताओ। और मध्य भारत की ठीक दक्षिण में जो साउथ है ना, साउथ एस, आप सही आ गया एस, तो मालवा का पठार है। तो इस प्रकार से आपको अवस्थिति बता देनी। कोई भी पठार आपसे पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से उसकी अवस्थिति को बता देना। एमपी के मैप को जरूर ध्यान में रखना है। और मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों को भी ज़िले एमपी के पूरे याद नहीं हैं, दूसरा उनकी अवस्थिति याद नहीं है मोटी मोटी, तो एमपी का मैप आप जब भी पढ़ो, एमपी को जब भी पढ़ो, एमपी और इंडिया दोनों के मैप को अपने सामने रख लो। और छोटा सा रखो, कि बहुत बड़ा बना के मत रखो, एक छोटा सा नमूना उसका रखो। एक छोटा सा एमपी का नमूना रख लो, उसमें सारे ज़िले एमपी के बने हो। ठीक है ना, इस प्रकार से करना। तो इस प्रकार से आपको देखते देखते आपको पता ही चलेगा, कब आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा ज़िला कहाँ पे, कौन सी स्थिति कहाँ पे, कैसा क्या है। तो इस प्रकार का आप जरूर अपने पास में एक मैप रखें। फिर वन संपदा बतानी थी। तो देखो वन संपदा मैंने बता दी, बांस, बांस वन संपदा है। लाख, लाख भी वन संपदा है। हर्रा भी वन संपदा है। ठीक है ना, खैर भी वन संपदा है। आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 लाइनें लिखनी है। आप क्या कर सकते थे कि आपने ये 1 2 3 लिखा ना, इसके बाद यहाँ पर लिख दो 4, यहाँ पर लिख दो 5, यहाँ पर लिख दो 6। तो पूरी 3 लाइनों को आपने भर दिया। ठीक है ना, बगल ही बगल में लिख के ऐसे कॉमा लगा लगा के ऐसा भर दो आप। तो इस प्रकार से आप कर दो।
तो बांस बता दिया, बांस का तो आपको सबको पता ही है, कागज़, टोकरी, चटाई अटाई में इसका निर्माण होता है। मैंने इसके क्षेत्र बता दिया, आप चाहो तो इसके उपयोग बता सकते हैं बांस के। जैसे मैंने बांस के क्षेत्र बता दिए, बालाघाट, बैतूल, जबलपुर। आप चाहो तो क्या बता दो, उपयोग बता दो। खैर का वृक्ष भी होता है यूज, खैर के वृक्ष का यूज कत्था पेंट औषधि में किया जाता है, ठीक है ना। अभी सामने क्या लाख, तो लाख जो है, लाख का उपयोग चूड़ी बनाने के लिए किया था, आपने सुना होगा, चूड़ी बनाने के लिए। औषधि लाख के खिलौने ही बनते हैं, ठीक ठीक है ना। क्षेत्र इसके मैंने बता दिया, उमरिया, शहडोल, शिवपुरी। हर्रा जो देखो, हर्रा हर्रा है ना, बहेड़ा, ये सब आपने सुने होंगे। आंवला, आपने त्रिफला का नाम सुना होगा कभी, त्रिफला चूर्ण। जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज की शिकायत होती है, तो त्रिफला चूर्ण खाते हैं। तो त्रिफला चूर्ण खाते हैं हम लोग। हर कंपनी, हर आयुर्वेदिक कंपनी क्या बनाती है, त्रिफला बनाती है। त्रिफला में क्या होता है, हर्रा रहता है, बहेड़ा रहता है और आंवला रहता है। ये तीनों औषधि है जो हैं, तो वो आपके कॉन्स्टिपेशन को या कब्ज को मिटाती हैं। तो त्रिफला में हर्रा का उपयोग किया जाता है। तो हर्रा भी एक क्या है, औषधीय पौधा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चर्म शोधन में भी हर्रा का उपयोग होता है, स्याही पेंट बनाने में भी हर्रा का उपयोग होता है। तो ये सब वनोपज हैं, आपको लिखनी थी वो। खैर में पहले बता चुका हूँ। खैर, महुआ भी लिख सकते हैं आप, महुआ का उपयोग शराब और औषधि बनाने में होता है। बिलावा लिख लो, स्याही और पेंट औषधि बनाने में बिलावा का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से आपको करना था। अब जो सी नंबर के क्वेश्चन है वो था शायद बघेलखंड के पठार, देख लेते हम लोग। तो बघेलखंड के पठार के प्रमुख कोयला क्षेत्रों को लिखना था। तो ये मैंने चालू कर दिया, मैंने बता दिया भैया, सुहागपुर कोयला क्षेत्र बहुत फेमस कोयला क्षेत्र, शहडोल। बैरन बता दिया सिंगरौली में, सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। जोहिला मैंने बता दिया, उमरिया, जोहिला नदी है ना, उमरिया क्षेत्र में। कोरार भी उमरिया क्षेत्र में। और भी बहुत सारे हैं, आप लिख लो, यदि आपको लगता है और लिख लो, जितनी की आपको जानकारी है बगल में साइड में लगा लगा के आप लिख लो, ठीक है ना। और जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको 3 लाइनें लिखनी है, 3 के बाद में जो कुरार था ना, कुरार यहाँ पे लिख देना था। तो और भी है तो और फिर ऐसे लिख दो 3 ही लाइनों में। तो इस प्रकार से आपको करना था। फिर मध्य प्रदेश में प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण करना था, ठीक है ना। तो आप जो पहला इंट्रो वाली लाइन है, इंट्रो वाली लाइन में आप मध्य प्रदेश में जो कुल वनाच्छादन है ना, जो या वन क्षेत्रफल जितना है उसको लिख दो। आप इसका इंट्रो लिखोगे तो अभी जिसमें लिखा नहीं है, मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे इंट्रो वाली लाइन में एक लाइन, तो कहीं कहीं 5 मार्कर में हम इंट्रो का उपयोग करेंगे जब हमें लगेगा कि नहीं है बन रहा थोड़ा सा छोटा सा। और जब हमें लगता है कि नहीं 2 लाइन में जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और हम सीधा लिख देंगे मध्य प्रदेश में प्रशासनिक आधार पर वनों को निम्न प्रकार से बांटा गया है, हम सीधा लिख देंगे। तो अभी आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते, देखो मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है ना, इस प्रकार से। या वन आच्छादन मध्य प्रदेश क्या कौन सा स्थान है, इस प्रकार से लिखना। फिर प्रशासनिक आधार पर वन देखो कौन से होते हैं, आरक्षित वन है, संरक्षित वन है, अवर्गीकृत व अनारक्षित वन है। इनका देखो सबका प्रतिशत बता दिया, 65%, 32% और 1.84%, ठीक है। तो आरक्षित वन बता दिए मैंने, राज्य सरकार के नियंत्रण में पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र जहाँ पशुचारण निषेध होता है, पशुचारण भी निषेध होता है, सब कुछ निषेध है यहाँ पे। सर्वाधिक बता दी कि भाई ये कहाँ पे, खंडवा में है। न्यूनतम छतरपुर में, सबसे ज़्यादा सबसे कम आरक्षित वन छतरपुर में, सर्वाधिक खंडवा में। फिर आपको संरक्षित वन बता देना है, सरकार के नियंत्रण में कुछ विशेष नियमों के साथ मानवीय गतिविधियाँ संपन्न होती हैं। तो संरक्षित वन आपको, सर्वाधिक संरक्षित वन बता दो आप कहाँ पे है, थोड़ा 1-2 लाइनों जोड़ दो, क्योंकि 5 मार्कर हम लोग कर रहे हैं, 5 से 6 लाइन हम लोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ये आंसर दिए जा रहे हैं। लिखने के लिए तो हर कोई बहुत कुछ लिख सकता है, लेकिन इतना टाइम है, अभी आप लिख के बहादुरी दिखा लोगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज में, लेकिन वहाँ मेंस में आपको जगह ही नहीं मिलेगी ना, इतनी आपको जगह मिल ही नहीं है उसमें। वो 2018 जैसा आना ही नहीं है, 2019 में आया ना सब फिक्स जगह वाला, वैसे ही आएगा। फिर ये गैर आरक्षित वन भी होगा, सरकारी नियंत्रण से बाहर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ संपन्न हो सकती हैं। फिर उसके बाद मैंने दिए थे आपको दूसरा क्वेश्चन जो था वो हमारे मालवा के पठार के प्रमुख पर्यटन स्थल लिखने थे। तो देखो आप जब भी 11 मार्क कराए तो आप इस प्रकार से पर्यटन स्थलों को बांट लेना, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल, प्राकृतिक पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल। आप बगल में एक और बना लो, जल पर्यटन बना लो, एक जल पर्यटन बना लो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब एक और नया पर्यटन आ गया, एक देखो एक नया पर्यटन चलने लगा, उसकी संभावना इंदौर में और भोपाल में मानी जा रही है। आपने नाम सुना हो तो मेडिकल टूरिज्म, चिकित्सा पर्यटन। केरल में बहुत ज़्यादा होता है चिकित्सा पर्यटन, हमारे एमपी में भी संभावनाएं हैं, इंदौर में और भोपाल में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। तो चिकित्सा पर्यटन हो गया, जल पर्यटन हो गया। तो ऐसे पर्यटन के आपको नए नए आयाम सोचने हैं। मैं आपको केवल देखो ये जो आंसर मैंने लिखा है ये केवल लास्ट नहीं है, ये अंतिम नहीं है।
आपको क्या कहते हैं और आयाम आप सोच सकते हैं। मैंने आपको केवल डायमेंशन देने की कोशिश की कि आप इतने इतने सारे डायमेंशन में पर्यटन को लिख सकते हैं। कभी भी 11 मार्कर में आए तो इस प्रकार से लिख दो, और पर्यटन आए कि भाई पर्यटन होता क्या, पर्यटन की एक डेफिनेशन लिख दो जब 11 मार्कर में आए। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो आप देखो, ऐतिहासिक पर्यटन लिख दो, धार्मिक पर्यटन लिख दो, प्राकृतिक पर्यटन लिख दो, सांस्कृतिक पर्यटन लिख दो, जल पर्यटन लिख दो। आप कोई डैम बना है, कोई झरना है, कोई समझ ना, झरना प्राकृतिक में भी आ जाएगा, जैसे हनुवंतिया टापू है, ठीक है ना। और जैसे बोट क्लब है भोपाल का, बोट क्लब सब लोग गए होंगे, बड़ी झील, लेक व्यू, तो बोट क्लब भी है भोपाल का, ठीक है ना। इस प्रकार से करना है आपको, ठीक है ना। और भी बहुत सारी जगह हैं। और जब एमपी में आए पूरा, तो एमपी में तो बहुत सारे पर्यटन हो जाएंगे ना यार, प्राकृतिक पर्यटन, जल पर्यटन, सब लिख देना, चिकित्सीय पर्यटन भी लिख देना, आप तो ठोक देना अपनी तरफ से, और लिख देना इंदौर भोपाल में संभावना है। तो इस प्रकार से जब आप लिखोगे चिकित्सीय पर्यटन भी, तो इस प्रकार से आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। तो देखो मैंने बता दिया, ऐतिहासिक पर्यटन में मांडू, बाघ की गुफाएं भी हैं, ऐतिहासिक में रख लो चाहे पुरातात्विक में रख लो इनको। सांची बता दिया मैंने, भरथरी की गुफाएं बता दी मैंने, भीम बैठिका बता दी मैंने, और जितने किले ले हैं वो भी ऐतिहासिक पर्यटन में आएंगे। किले इसमें लिखे नहीं है, रायसेन का किला लिख लो आप, रायसेन का किला लिख लो, भोपाल का किला लिख लो, गौहर महल लिख लो, इतने सारे पर्यटन हैं। भोपाल में गौहर महल, इंदौर में रजवाड़ा भी आपका ऐतिहासिक पर्यटन हो गया। फिर आप चाहो तो महेश्वर को भी ले आओ साथ में, महेश्वर को भी धार्मिक पर्यटन में लिख दो, ऐतिहासिक पर्यटन में लिख दो, तो अपने हिसाब से कर लें आप। मैंने बस आपको डायमेंशन देने की कोशिश की है। और देखो धार्मिक पर्यटन में क्या क्या लिखता हूँ, भोजपुर लिख दिया मैंने, महाकालेश्वर लिख दिया मैंने, गोमटगिरी लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ओंकारेश्वर लिख लो आप, महेश्वर लिख लो यहाँ पर, देवास में जो माता का मंदिर है वो लिख दो आप, देवास वाली माता का मंदिर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। खैराना गणेश मंदिर भी अपने आप में बहुत फेमस मंदिर है, उसको लिख लो आप। तो इस प्रकार से आप कर लेना धार्मिक पर्यटन। फिर आप देखो प्राकृतिक पर्यटन में मैंने लिख दिया वन विहार राला मंडल, मयूर अभ्यारण्य लिख दिया मैंने, सैलाना अभ्यारण्य लिख दिया, राता पानी लिख दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है ये सब। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान भी है धार में, उसको लिख लेना भाई, वो भी फेमस है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखो मैं सांस्कृतिक पर्यटन बताऊँ, सांस्कृतिक पर्यटन में देखो मैं भारत भवन बता दिया, भारत भवन जो है ना वहीं लेक व्यू के पास में है, और तो ये भी एक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है। भारत भवन अपने आप में 11 मार्क का क्वेश्चन है भाई, इसको कर लेना अच्छे तरीके से, 11 मार्क का अपने आप में क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय देखो प्री में पूछा गया, पिछली बार 2019 में पूछा गया है। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है, दिल्ली लिखा था, पहले दिल्ली में खुल रहा था, फिर बाद में भोपाल में खुला है। बहुत अच्छी जगह, आप लोग कभी घूमने गए हों, बगल ही से वन विहार है, वहीं पे बोट क्लब है, कालिदास अकादमी भी है। तो ऐसी 2-3 अकादमी लिख दी, 2-3 सांस्कृतिक संस्थाएं लिख दी, कहीं कोई नाट्य संग्रहालय लिख दिया आपने। तो इस प्रकार से हो गया सांस्कृतिक पर्यटन हो गया। तो मैं, आप समझ रहे हैं ना पर्यटन के कितने सारे वो हैं, तो इस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे। फिर देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है जलवायु के आधार पर क्या करना था, मध्य प्रदेश का वर्गीकरण करना था। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, यहाँ पर एक इंट्रो लिख देना था, इसमें इंट्रो नहीं लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या कर देना है, यहाँ पर एक इंट्रो लिख देना है। इंट्रो इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ आपको किस प्रकार से इंट्रो लिखना है। आप लिखिएगा, जब किसी बृहद भूखंड पर दीर्घकालिक रूप में ताप दाब वायु आर्द्रता वर्षण, ताप दाब वायु आर्द्रता वर्षण आदि का मापन किया जाता है, तो उसे जलवायु कहते हैं। जलवायु की डेफिनेशन आपने दे दी कि भाई जलवायु किसे कहते हैं। दीर्घकालिक रूप में कहीं पर इन सब जो पैरामीटर होते हैं ना, ताप दाब वायु आर्द्रता वर्षण, इन सब का अध्ययन करते हैं हम, तो इसको बोलते हैं क्या, जलवायु। फिर यह मौसम का दीर्घकालिक रूप होता है, जो कोई भी स्थान का जो मौसम होता है उसका दीर्घकालिक रूप क्या होता है, जलवायु होता है। जलवायु में परिवर्तन होता है, समय के साथ साथ परिवर्तन होता है जलवायु में। कभी सिंधु घाटी क्षेत्र, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था, अब वो क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र हो चुका है लगभग। तो इस प्रकार से, ठीक है ना। और फिर अब आपको बता देते हैं, फिर आप चाहो तो एक लाइनों जोड़ दे, कर्क रेखा मध्य प्रदेश की कहाँ से गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है ना। तो साथ ही यहाँ की जलवायु क्या है, मानसूनी पवनों का प्रभाव होता है, यहाँ की जलवायु पर मानसूनी पवनों का प्रभाव होता है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इतना लिख दो, आपका इंट्रो होगा। इंट्रो देखो 3 लाइन में तो इंट्रो लिखना ही है, 2 लाइन में निष्कर्ष लिखना ही है हर 11 मार्कर में। और जहाँ जहाँ निष्कर्ष बनता है, जैसे जियोग्राफी में नहीं बनता निष्कर्ष ज़्यादातर, साइंस में नहीं बनते निष्कर्ष, साइंस में आप क्या लिख दोगे, आपसे समझ रहे ना आप। तो ये चीज़ें हैं। फिर भी यदि आपको थोड़ा कोई अच्छी लाइन आती है तो आप लिख सकते लास्ट में। तो जलवायु के आधार पर पहले मैंने आपको बता दिया इंट्रो, तो यहाँ पे भाई इंट्रो डालना है, इंट्रो मैंने बोल के बता दिया है, ठीक है ना, इंट्रो डाल लेना। फिर उसके बाद में जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, तो मैंने बता दिया 4 भाग है। देखो, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र, इस प्रकार से क्या कहते बांटा गया है मध्य प्रदेश की
जलवायु को, ठीक है ना। तो ये सतपुड़ा क्षेत्र जो लिखा ना, ये सतपुड़ा क्षेत्र को हटा लेना। ये में गिना जाता है, मैंने आपको बताने के लिए कि भाई इस तरीके से नर्मदा सोन घाटी बस कर लेना। तो इस प्रकार से करना था। अब आप बोलोगे यार उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, ठीक है ना, नर्मदा घाटी, रीवा पन्ना का पठार कहाँ गया, बुंदेलखंड का पठार कहाँ गया। तो देखो हम लोग इसका जलवायु के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, और जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, किसी भी किताब में देख लेना। तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत, जैसे मैंने मैप बनाया, ये आपको मैप बना के बता दिया मैंने, इसमें मैं वैसे ही बना लेता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं कहीं ये चेंज हो सकते हैं, देखो आपको बताऊँ मैं, कहीं पे यहाँ से लाइन खींची हो विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र, कहीं से यहाँ, कहीं मालवा के पठार को यहाँ तक बता दिया हो, ठीक है। तो भाई इसमें मत पढ़ना, इसमें ज़्यादा पढ़ने की होती है। आप मेंस कर रहे हैं, आपको कोई फैक्चुअल जानकारी, वहाँ पे आपको मेंस में कोई मैप नहीं लगा के देंगे क्लासरूम में, खड़े हो फिर मैप बताओ, ऐसा कुछ नहीं, काम चलाऊ चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो जितनी बुक्स देखोगे उसमें दिमाग ख़राब होगा। तो सब में अलग अलग दिया है डाटा, कोई स्पेशल कोई अच्छी बुक तो है नहीं है। तो इस प्रकार से हमें करना है कि थोड़ा बहुत वो आसपास रहे हर चीज़ों के। तो मैंने बता दिया उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा घाटी का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। और हाँ, मेंस के नोट जब बनाओ तो मेंस के नोट में ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें भी डालने की कोशिश नहीं करनी, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल प्री नहीं बना रहे आप, प्री नहीं कर रहे, इतना याद, इतना करना है कि भाई याद रहे वहाँ पे, ठीक है ना। जब आप 5 दिन पेपर देंगे ना, जब आप 5 दिन पेपर दोगे मेंस के, तब आपको समझ में आएगा कि भाई कैसा माहौल रहता है, क्या लगता है हमें, कुछ नहीं कर पाता कोई भी उन 5 दिनों में, समझ रहे हैं ना आप। तो ये है शॉर्ट नोट सिनॉप्सिस आपने बनाया, तो थोड़ी बहुत पढ़ सकते हो आप, वो भी कुछ याद नहीं आता, जितना पढ़ा हुआ रहता है पहला। और सबसे बड़ी चीज़ होती है मेंस में पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। तो ये MPPSC का जो मेंस है ना, ये आपको कुछ कर लो आप, 3 महीने पहले से पढ़ने लगना, 4 महीने, आपको लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ हमारा छूट गया। तो लास्ट में क्या होता है, हमारे पास नेगेटिविटी आ जाती है, तो उस नेगेटिविटी को मारना है हमें, तो उस नेगेटिविटी को हराना, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है। तो मेंस का सबसे बड़ा हथियार क्या है, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी से बड़ा हथियार कोई है नहीं है मेंस देने का। और जिसके पास जो पॉजिटिविटी नहीं दिखाई है, जो कोई पॉजिटिव नहीं रहा, ठीक है ना, तो वो बिगाड़ लेगा बनते हुए भी मेंस। कई लोगों की कहानियाँ, कई लोगों से आप मिलते होंगे जिन्होंने दिया है मेंस, वो यही बताते हैं कि भाई पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि, ठीक है ना, तो ये अनुभव है, ठीक। फिर देखो उत्तर का मैदान, फिर मैंने इसकी जलवायु बता दी, जलवायु गर्मी में अत्यधिक गर्म और सर्दियों में अत्यधिक सर्द। क्षेत्र बता दिए इसके, देखो ये वर्षा बता दिया, अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। औसत बता दिया मैंने 25 से, ठीक है ना, सेंटीमीटर ये लिखा है, औसत लग गया यहाँ पे, औसत कर लेना, ये सा है, ये सा कर लेना ऐसा, ठीक। और 25 से 89 सेंटीमीटर मैंने वर्षा बता दी यहाँ पर। तापमान बता दिया मैंने इसका 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी बता दी जलोढ़ मिट्टी। फसल बता दी गेहूँ सरसों घन, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो मैं क्या बता रहा, उत्तर का मैदान बता रहा था आपको, ठीक है ना। फिर मैंने बता दिया मालवा का पठार, तो मालवा की पठार की जलवायु बता दी समशीतोष्ण जलवायु। क्षेत्र बता दी उज्जैन, धार, देवास, इंदौर, खंडवा, खरगोन। वर्षा बता दी 75 से 100 सेंटीमीटर बता दी मैंने वर्षा। पूर्वी भाग में ज़्यादा, पश्चिमी भाग में कम। तापमान बता दिया मैंने, ग्रीष्म ऋतु में औसत 30 से 42 डिग्री सेल्सियस, शीत ऋतु में 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी बता दी मैंने काली है। फसल बता दी गेहूँ, चना, सोयाबीन। ये आपको खत्म हो गया। फिर आप विंध्य प्रदेश को चालू कर दो, विंध्य प्रदेश बता दो, आप जलवायु बता दो, तापमान बता दो, क्षेत्र बता दो, वर्षा बता दो, मृदा बता दो, फसल बता। देखो ये फॉर्मेट बना हुआ है एक, देखो ये इस प्रकार से फॉर्मेट बन रहा है, और ये फॉर्मेट आपका बन गया। और ये आपने तापमान, वर्षा, क्षेत्र, मृदा, ये सब तो आपने पहले भी पढ़े हैं ना यार। तो ये आपको फॉर्मेट बनेगा कि यहाँ पे क्या लिखोगे, जलवायु, यहाँ पे क्या लिखोगे, तापमान, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्षेत्र, यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्षा, यहाँ पर क्या लिखोगे, मृदा, यहाँ पे क्या लिखोगे, फसल। तो देखो इस प्रकार से आपकी फॉर्मेटिंग भी हो रही है। तो इसी फॉर्मेट में ये चीज़ें रखोगे ना, तो वहाँ पे जाके याद आ जाएंगी, मेंस में भूलोगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। बस आपको ये याद रहेगा, जैसे मैंने नदी का फॉर्मेट बताया था कि नदी को कैसे लिखना है, इंट्रो बताना, उद्गम बताना है, ठीक है ना, बताए थे आपको, सहायक नदियाँ बतानी है उसकी। तो इस प्रकार से करना है, डैम एम परियोजना हो वो बताना हो, तो एक फॉर्मेट बन जाएगा सभी नदियों के लिए। और जो छोटी नदी होगी उसमें कुछ एलिमिनेट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट, और जो बड़ी नदी होगी उसमें एलिमिनेट नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमें करना था। तो देखो नर्मदा सोन घाटी को भी देख लो भाई। जलवायु में बता दी गर्मी में उमस भरी गर्मी, शीत ऋतु में सामान्य सर्दी। क्षेत्र बता दी होशंगाबाद, नरसिंह, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी। और भी लिख लेना, और भी हैं, यदि आप चाहो तो और लिख सकते, नहीं तो इतना ही बहुत है।
वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर मैंने बता दी वर्षा। तापमान बता दिया मैंने ग्रीष्म काल में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, ये सब बता दिया। और मिट्टी बता दी मैंने, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। बस ये ख़त्म हो गया आपका, ठीक है ना। ये आपका ख़त्म हो गया क्या, 11 मार्कर, ठीक। तो इस प्रकार से आपको 11 मार्कर को करना था। तो और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से करने थे। पर्यटन वाला भी करना था। ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखो, दिमाग में रखो। पर्यटन भाई कितने प्रकार से पर्यटन होते हैं, ऐतिहासिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सीय पर्यटन, जल पर्यटन, जो जो याद आए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। और मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।